हेलो एवरीवन, मेरा नाम मलका है और मैं आपके चैनल लिपाक्षी एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी में क्लास 6 और चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ तक हम कवर कर चुके हैं अच्छी तरह से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिए। सारे वीडियो सभी सीटेट के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा देश भारत। तो भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है, ठीक है। उत्तर में हिमालय है और आपके दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। आपने अगर मैप देखा होगा सही से इंडिया का तो आपको पता होगा। ये देखिए ऊपर यहाँ हिमालय है, इतने इतने एरिया में हिमालय है और आपका ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है और ये आपका हिंद महासागर है, ठीक है। ये इसी की बात कर रही है। ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है और आपका ये उत्तर है, ठीक है। हाँ, तो आप क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा ये बात कर रहे हैं अपने पूरे भारत के विस्तार की। विस्तार 3-4 तरह से बोल सकते हैं। एक तो हम अक्षांश जो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, अक्षांश के हिसाब से, देशांतर के हिसाब से और लंबाई चौड़ाई के हिसाब से और स्थिति के हिसाब से यह मतलब भारत का क्षेत्रफल बता रहे हैं। उसी हिसाब से हम अभी देखते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रायद्वीपीय क्या होता है। प्रायद्वीपीय, आप द्वीप तो जानते होंगे कि मतलब ये बीच का कोई देश है और आसपास पानी है, तो इसको हम बोलते हैं द्वीप। ये क्या हुआ? द्वीप हुआ क्योंकि आसपास इसके जल है, ठीक है। लेकिन ये प्रायद्वीप की बात कर रहे हैं तो अपने इंडिया का कैसा है? ये ऐसे 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 करके है ना अपना इंडिया। तो यहाँ पे भी जल है, यहाँ पे भी जल है और यहाँ पे भी जल है, ऊपर नहीं है, ठीक है। ऊपर पर्वत हैं, पठार हैं और देशों से जुड़े हुआ है, लेकिन जो जल है वो तीनों एरिया में है। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर हिंद महासागर है। तो इसी तीनों तरफ से जल के घिरे हुए हिस्से को बोलते हैं हम प्रायद्वीप, ठीक है। ये देखिए स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा। चलो हम विस्तार की बात करते हैं। अब पहले हम विस्तार की बात करेंगे ऊपर से नीचे तक, जैसे उत्तर से दक्षिण। तो ये कह रहे हैं कि जो उत्तर में लद्दाख है और दक्षिण में आपका कन्याकुमारी है, उसका जो विस्तार है वो 3200 किलोमीटर है तथा 3200 किलोमीटर है। वैसे भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन जो ऊपर से नीचे तक है, मतलब उत्तर से दक्षिण तक है, वो 3200 किलोमीटर है। और अब हम समझते हैं पूर्व से पश्चिम जो है वो 2900 किलोमीटर है। पूर्व मतलब अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम मतलब कच्छ की खाड़ी गुजरात, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल कोने में है और कच्छ की खाड़ी इधर है, इधर ही गुजरात है और इधर वो 7 सिस्टर्स बोलते हैं वो हैं। तो इधर अरुणाचल प्रदेश जहाँ सूर्य की सबसे पहली किरण पड़ती है और इधर है आपका गुजरात, इधर जब यहाँ सबसे बाद में दिन निकलता है। तो ये उसी की बात कर रही है। कितना है? 2900 किलोमीटर, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि हमारे जो भारत में है वो ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं, मरुस्थल भी है। मरुस्थल मीन्स राजस्थान जो अपना है उधर एरिया, और उत्तरी मैदान, हिमालय के नीचे का हिस्सा सारा उत्तरी मैदान। असमान पठारी सतह, असमान मीन्स मतलब समान पठारी सतह नहीं है, ऊंची नीची है। और तटीय भाग अपना ये वाला एरिया, तटीय भाग, ये तटीय भाग है, ठीक है। एवं द्वीप समूह मतलब इधर आपकी लक्षद्वीप है, इधर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये द्वीप समूह है, ठीक है। स्थलों के रूपों में विभिन्नता दर्शाते हैं। विभिन्नता मतलब ऊपर अलग आपकी मतलब चीज़ें हैं और आपके नीचे अलग है, इधर अलग है, मतलब इन सब में समानता कुछ नहीं है। जो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं उनमें विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता समझना, विभिन्नता मतलब होता है कि अलग अलग चीज़ें। जैसे कि अपने इंडिया में देखिए,
आप ऊपर जाओगे जम्मू कश्मीर में तो वहाँ अलग संस्कृति मिलेगी आपको। आप दक्षिण में नीचे आओगे तो वहाँ अलग संस्कृति मिलेगी। और जो आपकी पूर्व में है उधर आपको अलग संस्कृति देखने को मिलेगी। और पश्चिम में भी आपको अलग अलग संस्कृति मिलेगी। आप यूपी से ही बाहर निकल जाइए तो आप यूपी से बाहर निकल के आप जाओगे क्या कहते हैं बिहार में, तो वहाँ अलग लैंग्वेज बोली जाती है, अलग कपड़े पहने जाते हैं कुछ अलग तरह के। वहीं पर आप मणिपुर पहुँच जाओगे तो वहाँ उनकी अलग ही लैंग्वेज है। और नागालैंड में तो उनकी नागालैंड की जो भाषा है, राजकीय भाषा है, वो तो इंग्लिश ही है, वो अंग्रेजी में ही बात करते हैं, उन्हें हिंदी बहुत कम आती है, ठीक है। और जो आपकी नीचे है साउथ में, वो उनकी तमिल लैंग्वेज है। और उनके पहनावा ओढ़ा मतलब जैसे जैसे वहाँ की जलवायु होगी वैसे ही उनका पहनना ओढ़ना और उनकी सब कुछ होगा। तो वहाँ पे मतलब है भारत देश एक, लेकिन विभिन्नता बहुत ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पे। अगर आप अदर देश में मतलब अदर कंट्री में चले जाओगे तो वहाँ पर उस देश के किसी भी कोने में चले जाओ आप, एक समान ही रहन सहन, एक समान ही लैंग्वेज और एक समान ही चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अपने भारत में ऐसा नहीं है, इसीलिए अपने भारत देश में बोलते हैं विभिन्नता में एकता, ठीक है। चलिए, आपको आई होप समझ में आया होगा ये जो मैंने आपको समझाया है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव भी अलग अलग तरह के मिलते हैं, संस्कृति भी, ये मैं समझा चुकी हूँ आपको। हम एक राष्ट्र में बंधे हैं, भले ही हमारी परंपराएं अलग हैं, लेकिन हमारी जो हम एक ही राष्ट्र में बंधे हैं, ठीक है। अभी आबादी की बात कर रहे हैं, आबादी इतनी नहीं रही है, आबादी हमारी बहुत हो गई है, हम चीन को भी पीछे कर चुके हैं। अब जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पर भारत है और नंबर 2 पे चीन है। कुछ साल पहले जब ये पब्लिश हुई होगी उस टाइम पे नंबर 1 पे चीन होगा, लेकिन अब नहीं है। अब इस साल इंडिया हो चुका है नंबर 1 पे जनसंख्या की दृष्टि से। चलिए, हम स्थिति के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। स्थिति के बारे में समझते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर है, जो लगभग भारत के मध्य में से निकल के जाती है। वही है जो भारत को 2 पार्ट में अलग अलग करती है, ठीक है। और भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से। ये अक्षांश की बात कर रहे हैं। अक्षांश मैंने आपको समझाया था, लेटी हुई रेखा है, लेटीट्यूड, ये अक्षांश की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है आपका ये जो भारत यहाँ पर है, ठीक है, तो ये अक्षांश रेखाएं हैं जो, तो 8.4 और यहाँ से मतलब ऊपर से अगर बोलेंगे तो 37 डिग्री 37 डिग्री और 6 उत्तर में है, ठीक है। ये अपने इंडिया का वो बता रहे हैं, जैसे कि ये पूरा ग्लोब है अपना और ये रेखाएं हैं अक्षांश वाली, तो अपना इंडिया इधर की साइड है, इधर की साइड है। तो ये इसी की स्थिति बता रहे हैं, ठीक है। और क्या बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार जो है। अभी देशांतरीय बात कर रहे हैं। देशांतरीय मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये अपना इंडिया है, इंडिया बनाना पड़ेगा सही से, ऐसे ही दिखाती हूँ मैं मेरा। तो इधर अपना, पहले रुके इसे थोड़ा छोटा करती हूँ, अब सही है। तो ये आपके देशांतरी रेखाएं, ठीक है। ये मतलब लॉन्गिट्यूड जो है वो देशांतरी रेखाएं कहते हैं इन्हें। तो ये अरुणाचल प्रदेश है और ये गुजरात है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 68, हाँ, और इधर 97, वही मेरे को पता था। और फिर से लाइनिंग करते हैं, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये देशांतरीय हैं, ठीक है। तो ये 68 और ये 97 मतलब पहले हमने अक्षांश में ऐसे ऐसे करके देखा तो उसका निकल रहा था 37 करके, और इधर ये 67 से 97 देशांतरीय में अगर देखते हैं तो। और मैंने आपको बताई थी ये वाली जो रेखा है ये बीच में से जो निकल के जा रही है इधर इलाहाबाद में नैनी नामक जगह मिर्ज़ापुर में 85.30 डिग्री देशांतर से निकल के जा रही है। ये मानक यामोत्तर संख्या रेखा। अब हम इसके बारे में भी बताएंगे। अभी देखिए कैसे ये क्यों निकाली गई है, किस लिए निकाली गई। अब फिलहाल आपने ये समझा 68.7 पूर्व और 97 डिग्री पश्चिम पूर्व देशांतरी बीचों की, मैंने अभी आपको ये बताया। और क्या कहते हैं, अब देखते हैं कि मतलब अपना जो इंडिया है वो पूर्वी गोलार्ध में है। यहाँ पर जैसे ये पूरा ग्लोब है, ये नहीं है, जैसे कि आपका ये पूरा ग्लोब है, ठीक है।
और ये है। तो यहाँ है हमारा इंडिया, ये उत्तर है और ये पूर्व है। अगर हम सही स्थिति जानेंगे तो हम बोलेंगे हमारा भारत जो है वो उत्तर पूर्व में स्थित है। पूर्व भी नहीं बोलेंगे हम पूरा पूरा, क्योंकि थोड़ा सा उत्तर में भी है, इसीलिए बोलेंगे उत्तरी पूर्व। वैसे मैंने आपको प्रधान दिशाएं बताई थी, ये चारों हैं। उसके अलावा ये वाली जो इधर से रेखा निकलती हैं उन्हें भी दिशा मानते हैं, लेकिन प्रधान यही हैं चार। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे अपना इंडिया जो है वो उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। और हाँ, अब आप देखिए कि 68 डिग्री 7, 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 5, इनमें अंतर कितना है? इनमें अंतर है 29 का, 29 डिग्री का। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 29 डिग्री का है। ठीक है, अगर 29 डिग्री का है तो फिर मैंने आपको बताया था कि एक जो मतलब अक्षांश की जो रेखाएं हैं वो तो स्थिति को बताती हैं, देशांतरी जो रेखाएं हैं वो समय को बताती हैं। तो अगर देशांतरी रेखाओं से बताएंगे तो एक डिग्री देशांतरी पर 4 मिनट होगा। ठीक है, 2 डिग्री देशांतरी पे आपका 8 मिनट होगा, 3 डिग्री देशांतर पे आपका 12 डिग्री होगा। तो ऐसे ही हिसाब लगाने पर हमें पता लग रहा है कि जो हमारे इंडिया की स्थिति है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दोनों के बीच में 2 घंटे का फ़र्क है समय में। अगर यहाँ हम 5 बता रहे हैं तो यहाँ बजेंगे 7। समझ रहे हैं आप? मतलब सूरज की रोशनी यहाँ पड़ रही है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन इसकी मतलब रोशनी पड़ते पड़ते अगर यहाँ सुबह 5 बजे दिन निकल रहा है तो निकलते यहाँ 7 बजे दिन निकलेगा, मतलब 2 घंटे का अंतर। अब अगर हमारे पास कोई मानक समय ना हो तो कैसे हिसाब चलेगा? यहाँ 5 बज रहे हैं, यहाँ आपके 6 बज, यहाँ आपके 5:30, यहाँ आपके बीचों बीच में 5:30 बजेंगे, यहाँ इधर आपके 6 बजेंगे और इधर आपके 7 बजेंगे। तो इसी टाइमिंग की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो बीच में से जो मानक यामोत्तर रेखा निकाली वो इसी के लिए निकाली है, ताकि यहाँ पर इलाहाबाद नैनी मिर्ज़ापुर नामक जो जगह है इलाहाबाद में, वहाँ पर जो समय होगा वही पूरे इंडिया में मान्य होगा। ठीक है, पूरे इंडिया। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि मानक यामोत्तर जो रेखा है वो किस लिए खींची गई है। ठीक है, अब यही बता रहे हैं कि 2 घंटे का फ़र्क है। देखिए यहीं पर बता रहे हैं अरुणाचल प्रदेश और उसके बारे में। चलिए ये छोड़िए, अब हम देखते हैं पड़ोसी देश। साफ देख रहे हैं 7 देश हैं आपके। एक पाकिस्तान, इधर है पाकिस्तान, इधर है अफ़गानिस्तान और इधर है चीन और म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तिब्बत नहीं है क्योंकि तिब्बत चीन के कब्जे में आ चुका है। ठीक है, तो ये 7 देश हैं। इधर का जो अपना इंडिया का एरिया है यहाँ पर इन चीन वालों ने कब्जा कर रखा है, और ये जो पाकिस्तान है उन्होंने ये इस वाली जगह पर कब्जा कर रखा है अपने इंडिया में। ठीक है, और अफ़गानिस्तान बहुत कम मिला हुआ है हमारे भारत देश से। और ये अगर आपको राजधानी समझनी है, मतलब राजधानी याद करनी है, तो इस मैप पर जितने भी ये काले काले पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मतलब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। जहाँ ये काले पॉइंट है भोपाल, ये सब राजधानी है। अगर आप देखो तो इस नक्शे को देख लेना और सभी की राजधानी इसमें बताई गई है। ठीक है, तो भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश में 28 राज्य और 8 केंद्रीय शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य थे। और अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। भौतिक विभाजन मीन्स ये कह रहे हैं कि कहाँ पर नदी है, पर्वत है और आपके पठार हैं, उन सब के बारे में बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली जो भौतिक आकृतियाँ हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं। जैसे पर्वत हैं ऊपर, पठार हैं उससे थोड़ा सा नीचे, मैदान हैं थोड़ा सा नीचे और आओ, तट हैं प्रायद्वीपीय जो तट बताए थे मैंने, द्वीप समूह हैं अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ये द्वीप समूह हैं। उत्तर में बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय संतरी का कार्य करता है। संतरी मीन्स पहरेदार या द्वारपाल, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, और ये हिम मतलब होता है बर्फ़ और आलय मीन्स होता है घर, तो घर का बर्फ़ का घर हिमालय का मतलब होता है। ठीक है, इसके 3 समानांतर श्रृंखलाएँ। एक होता है वृद्ध हिमालय को हम हिमाद्री भी बोल सकते हैं। वृद्ध हिमालय का मतलब होता है बहुत बड़ा एरिया जो है हिमालय का वो। और उसके नीचे आता है मध्य मतलब बीचों बीच का जो हिमालय होता है हिमाचल। उस
हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है जो श्रृंखला है, ठीक है। और ये कह रहे हैं जलोढ़ निक्षेप क्या होता है। जलोढ़ निक्षेप आप ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे ऊपर से नदियाँ आ रही हैं, बह रही हैं, नदियाँ हैं, ये रही हैं आपकी, ये हिमालय से जो नदियाँ निकल रही हैं, ये देखिए, ये गंगा है, यमुना है, और भी बहुत सारी नदियाँ हैं, सिंधु नदी और आपका ब्रह्मपुत्र और ये गंगा नदी, ये जो निकल रही हैं, इनके संग बहुत महीन बारीक मिट्टी आ रही है ऊपर से। और ये जो यहाँ एरिया है, ये मैदानी है, मैदानी एरिया है, जो इनके नीचे हिमालय के जो नीचे एरिया है ना, वो मैदानी है। तो ये जो मिट्टी ऊपर से लेके आते हैं वो इन्हीं मैदानों में फैल जाती है, मतलब ये आगे निकल जाती हैं, उसमें चली जाती हैं आपकी बंगाल की खाड़ी में, ये नदियाँ गिर जाती हैं, यमुना सब, और ये आपकी महानदी, ये सब। लेकिन जो मिट्टी है, जो क्या कहते हैं बारीक मिट्टी है, वो मैदान में रह जाती है। और यही जो बारीक मिट्टी है, ये उस जगह को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाती है, वहाँ पर आपकी हर तरह की फसल उगाती है। इसीलिए वहाँ पर, जहाँ अब सोचिए कि जहाँ पर अच्छी मिट्टी होगी, अच्छी पैदावार होगी, वहाँ पर जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा होगी। और जहाँ पर पैदावार नहीं होगी, जहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ पर जनसंख्या भी कम होगी। तो इतने एरिया में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, क्योंकि यहाँ पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऊपर से लाई हुई मिट्टी नदियों द्वारा फैलाई जाती है। यहाँ पर निक्षेप मीन्स फैलाना, ठीक है। नदी बेसिन का मतलब होता है आपका, जैसे ये नदी जा रही है, ये दूसरी नदी आ रही है, ये इधर से ऐसे नदियों की मतलब धाराएं निकल के जा रही हैं, जो बीच का एरिया है, इसी को बोलते हैं हम नदी बेसिन। यहाँ से निक्षेपित होकर ये सब जगह फैल जाती है, ये जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। और सहायक नदियाँ, आपको पता है गंगा नदी जो है, वो सभी ज़्यादातर नदियों को बटोर कर अपने संग ले जाती है, ठीक है। और हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है, जहाँ मैंने आपको बताया मिट्टी फैला देते हैं। और यहीं पर बता रहे हैं कि जनसंख्या भी अधिक है, ये मैं अभी बता चुकी आपको। और भारत में पश्चिमी भाग मतलब उधर की साइड, गुजरात की साइड की बात कर रही है, गुजरात और राजस्थान की साइड की बात कर रहे हैं। उधर ये कह रहे हैं कि मतलब वहाँ पर शुष्क, गर्म और रेतीला स्थान है। प्रायद्वीपीय पठार क्या होते हैं, प्रायद्वीपीय पठार होते हैं आपके नीचे वाले हिस्से में, जितने भी ये प्रायद्वीपीय वाला एरिया है ना, यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे पठार हैं, मतलब पर्वत भी नहीं है और टीले भी नहीं है, थोड़े बीच के पठार टाइप हैं, उसी को बोलते हैं। जो नीचे वाले एरिया में जितने भी हैं उन्हें प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं, जो नीचे वाले एरिया में हैं, ठीक है। इसकी जो श्रृंखला है वो पहाड़ी श्रृंखला है तथा घाटियाँ स्थित हैं। घाटियाँ 2 पहाड़ों के बीच के हिस्सा, उसे घाटी बोलते हैं। विंध्य, सतपुड़ा महत्वपूर्ण इसकी श्रृंखलाएं हैं। और जो आपने देखी होगी राजस्थान में अरावली पर्वत, वो बहुत पुरानी श्रृंखला है, जो अरावली पर्वत है वो, मतलब देखिए ये इसकी बात कर रही थी, राजस्थान है, ये भारतीय मरुस्थल है, और ये अरावली पर्वत है। ये बहुत प्राचीन श्रृंखला बोलते हैं ना, छोटे छोटे, आप कभी गए होंगे उधर राजस्थान में तो आपने छोटे छोटे पहाड़ देखे होंगे, छोटे छोटे, उन्हीं को बोलते हैं अरावली श्रेणी, ठीक है। और हाँ, हिमालय जो है वो वलित पर्वत है, मतलब वो नवीन वलित पर्वत है। ये हर वक्त ही बढ़ता रहता है, अपना आकार बढ़ाता रहता है, ठीक है। ये इसी की बात कर रहे हैं। चलिए और देखते हैं क्या कह रहे हैं। विंध्य सतपुड़ा भी देखते हैं कहाँ पर है, देखिए ये रहा आपका विंध्य श्रेणी, और ये सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश में, अरावली इधर है, विंध्य इधर और सतपुड़ा इधर है, ये मध्य प्रदेश में है। नर्मदा और ताप्ती, हाँ नर्मदा और ताप्ती के बारे में और जानिए। चलिए, जो नर्मदा और ताप्ती नदी हैं, ये जो हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। ये देखिए, ये जो हैं 2 ही नदियाँ हैं, ये बस ये अरब सागर में ही गिरती हैं। बाकी सब देखिए, ये देखिए महानदी, गोदावरी नदी और ये आपकी कृष्णा नदी, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन ये ही 2 खास नदियां हैं, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, जो अरब सागर में गिरती हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। अब आप सोचते होंगे कि यही दोनों क्यों गिरती हैं, बाकी सारी इधर क्यों गिरती है। तो चलिए बनावट देखते हैं अब, ठीक है। इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट और इसको बोलते हैं आपका पूर्वी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है वो थोड़ा उठा हुआ है, मतलब उसका एरिया जो है थोड़ा उठा हुआ और बिल्कुल सपाट है। लेकिन जो क्या कहते हैं
पूर्वी घाट है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा और थोड़ा सा झुका हुआ, आपको नक्शे में दिख रहा होगा साफ साफ इस मैप में कि ये थोड़ा एरिया टूटा कटा फटा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है और थोड़ा झुका हुआ है। तो झुकावट के कारण ये सारी जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन इधर का एरिया जो है वो थोड़ा ऊपर की साइड उठा हुआ भी है और इसमें ढलान भी कम है और ये सीधा सीधा भी है, इसीलिए इसमें नदियाँ कम गिरती हैं। और इसमें सिर्फ 2 ही नदियाँ गिरती हैं आपकी सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती हुई। देखिए यहाँ से स्टार्ट है महानदी, सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती हुई, और ये ताप्ती नर्मदा नदी बस अरब की खाड़ी में, अरब सागर में गिरती हैं। बाकी ये जो सारी नदियाँ हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि मतलब वो नदियों के नाम बताइए जो अरब सागर में गिरती है, या इधर से किसी नदी के बारे में पूछ लेंगे और पूछेंगे कि अरब सागर में गिरती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसीलिए इसके बारे में बस 2 ही याद कर लो, बाकी सारी तो उधर ही गिरती हैं। ठीक है, और अब क्या कह रहे हैं ये, पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान है, अभी हमने देखा था, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच से टूटा फूटा आसमान है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं, संकरे मतलब छोटे छोटे और वैसे हैं, सीधे सीधे हैं और थोड़ी ऊंचाई भी है। और पूर्वी तटीय मैदान जो है वो आपका अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा चौड़ा है। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका पश्चिमी घाट है वो थोड़ा छोटा है और थोड़ा ऊंचा है, इसीलिए उधर नदियाँ नहीं गिर पाती हैं और उधर से वो होती है। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियाँ होती हैं वे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और भी हैं। हाँ, ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। मुहाना क्या होता है? वो जगह जो समुद्र से मिलने से पहले जो जगह होती है, जैसे कि आपको नक्शे में भी दिखाती हूँ, एक मिनट को तब आपको सही से समझ में आ जाएगा। हाँ देखिए, कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी है, और ये कृष्णा नदी है, ये आपकी गोदावरी नदी है, ये महानदी है। तो ये सारी जो नदियाँ हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, और यहाँ पर जो है मतलब गिरने से पहले जो जगह है यहाँ पर बनाती हैं उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं ये सारी जो नदियाँ हैं इधर, क्योंकि यहाँ ये अपने संग मिट्टी लेकर आती है ना, तो यहीं पर जो मिट्टी रह जाती है और बाकी जो पानी है वो इधर यहाँ पर इसलिए मिट्टी रुक जाती है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी ऊंची नीची जगह है, तो यहाँ इसलिए रुक जाती है। ठीक है, तो यही उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, भारत में 2 द्वीप समूह, एक लक्षद्वीप है और एक आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। मैं आपको 2-3 बार ऊपर समझा चुकी हूँ। ये केरल के तट पे कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। ठीक है, भारत से दक्षिण पूर्व की दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दक्षिण पूर्व मतलब मैंने आपको बताया था कि 4 जो प्रधान द्वीप बिंदु हैं और बाकी जो हैं उन्हें बीच की जो दिशाओं को हम दक्षिण पूर्व या पूर्व पश्चिम ऐसे बोलते हैं, तो ये बीचों बीच में है। जैसे अपना मैंने इंडिया बताया था आपको उत्तर पूर्व में स्थित है, उसी के बीच के एरिया की बोल रहे हैं। 2004 में सुनामी आई थी। हाँ, आपको मैं एक चीज़ और समझाती हूँ, ये प्रवाल क्या होता है। अब ये प्रवाल द्वीप होता क्या है, ये असल में जंतुओं के कंकाल होते हैं, जैसे हम पॉलिप बोलते हैं। जंतुओं के कंकाल मतलब उनके कंकाल तो सभी समझते हैं कंकाल क्या होता है, तो जिसे पॉलिप बोलते हैं। ठीक है, जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। वो एक तरह से आप समझ सकते हैं सीप टाइप, मतलब सीप के अंदर जो रहते हैं वो जीव सीप के अंदर ही जीते हैं, सीप के अंदर ही मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो उनकी सीप बचती है। उसी तरह से ये जो पॉलिप जंतु है ना, ये भी मतलब क्या कहते हैं मर जाते हैं और इनके जो कंकाल बचते हैं वो वहीं पर रह जाते हैं और उन्हीं के ऊपर और पॉलिप की वृद्धि होती है। वहीं उन्हीं पर मतलब उन्हीं कंकालों के ऊपर ही उनकी वृद्धि होती है, वहीं पर वो जन्म लेते हैं, वहीं पर मर जाते हैं, फिर से कंकाल बनते हैं, फिर से उनके ऊपर और पॉलिप जन्म लेते हैं, फिर उनके कंकालों, तो इस तरह से करते 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 बहुत बड़ी दीवार बन चुकी है अब। और ये मतलब दीवार बन चुकी है। और ये देखिए ये सारे ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये प्रवाल ही हैं। ठीक है, अब ये हमारा चैप्टर हो चुका है, बस एंड हो गया। और चलिए ठीक है, इसी के संग फिर मैं इस बुक का मैं यहाँ एंड करूँगी। और ये जो 2 जो ओल्ड एडिशन एनसीईआरटी की है उसको हम एमसीक्यू में कवर कर लेंगे या पॉइंटों में लिख लेंगे। कल या परसों में आपको उसके भी पॉइंट बनाकर दे दूँगी मैं हैंड रिटन। और क्या कहते हैं, अब हम कल से हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की। ठीक है।
तो चलिए इसी के साथ अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये पढ़ाना सही लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।